Then, okay, it's 12th chapter. First chapter is electrostatic. Then it is a part of electrostatic, and it is the 15-year solution of electrostatic. Listen, first question. Then, a charge is Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be ओके वो बोला है गॉसियन सरफेस से जिसका की रेडियस है आर। जब इसका रेडियस डबल हो जाएगा देन इसका फ्लक्स में क्या चेंज होगा, यह हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बात बोलो, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? तो हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स इक्वल टू क्या है? क्यू एन फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारा जो ये फ्लक्स है किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज, कितना चार्ज एनक्लोज क्या है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो रेडियस घटने से या बढ़ने से फ्लक्स में क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं चेंज होगा। दैट मीन्स ये जो फ्लक्स है नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, ओनली डिपेंड ऑन क्यू एनक्लोज्ड, कितना चार्ज अंदर जाने वाला है। देन क्या हो जाएगा? रिमेन द सेम। क्यों? फ्लक्स जो है रेडियस के ऊपर थोड़ा सा भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो रेडियस चाहे डबल हो, रेडियस चाहे हाफ हो, फ्लक्स में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ए फ्लक्स, what is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one of its corner। देखो ये अच्छे से सुनो, हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये जो क्यू एनक्लोज्ड जो है, ये जो क्यू एनक्लोज्ड जो है ये क्या है? ये जो क्यू एनक्लोज्ड है क्या है? मान लो मैं एक स्पीयर ले रहा हूं, इस स्पीयर का टोटल जो चार्ज है, इनसाइड जो चार्ज है वो क्यू है। मान लो मैं क्यूब ले रहा हूं, ये क्यूब है, क्यूब का जो टोटल इनसाइड जो चार्ज है वो है क्यू। बट यहाँ पर जो क्यू दिया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक क्यूब है। ओके, क्यूब मतलब क्या है? क्यूब जिसका कि चारों साइड सेम है, एंड ये 3D डायग्राम एक है, 3D ऑब्जेक्ट लाइक है। ओके, एंड ये जो क्यूब है, एक क्यूब का एक कॉर्नर पर, क्यूब का एक कॉर्नर पर चार्ज है क्यू। अंदर होता तो ये क्या हो जाता है? क्यू एनक्लोज्ड इक्वल क्यू होता, बट यहाँ पर जो क्यू चार्ज दिया गया है यहाँ इस कॉर्नर पर है, इसी कॉर्नर पर है जो चार्ज है वो क्यू है। तो हम जो फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड पुट कर रहे हैं, बाय एप्सिलॉन पुट कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक क्यू क्या है? एक क्यू ऐसा एक चार्ज है जो अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक देखो, एक जो क्यूब यहाँ पर है, मुझे बताओ ये जो कॉर्नर पर कितना क्यूब, कितना क्यूब सेट हो सकता है? देखो यहाँ पर एक क्यूब सेट होगा,
यहाँ पर एक क्यूब सेट होगा, यहाँ पर एक क्यूब सेट होगा, इसके ऊपर ये तो नीचे रहेगा, इसके ऊपर और एक और 4 क्यूब सेट होगा, ऐसा और 4 क्यूब सेट होगा, है कि नहीं? ऐसे और 4 क्यूब, ये वो तो पिंक वाला हो गया बैक वाला, ये फ्रंट वाला, ये और 4 क्यूब, ये और 4, ये और क्यूब, ये और क्यूब। तो ये जो कॉर्नर वाला ये जो चार्ज है, ये चार्ज को कितना क्यूब शेयर किया? 8 क्यूब शेयर किया। एक चार्ज पॉइंट को कितना क्यूब शेयर किया? 8 क्यूब शेयर किया। तो 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं, कितना चार्ज? क्यूब। 1 क्यूब कितना शेयर करेगा? क्यूब बाई 8। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या है? मुझे एक क्यूब का फ्लक्स निकालना है, तो 1 क्यूब का क्यू एनक्लोज्ड, 1 क्यूब क्यूब का क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 क्यूब का क्यू एनक्लोज्ड क्या है? क्यू बाई 8 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आया? ओके, और एक क्वेश्चन बनाते, और कैसे क्वेश्चन बनाते हैं देखते। देखो, मैं बोलूंगा कि एक स्क्वायर है। क्या बोलूंगा? एक स्क्वायर है। मान लो एक क्यूब है, मान लो एक क्यूब ही है। ओके, जिसका एक ये एक क्यूब है, जिसका सेंटर पे है, इस क्यूब का एक सेंटर पे है क्यू। सेंटर पे क्यूब का सेंटर पता चल रहा है ना, कोई फेस पे ऊपर नहीं है, पूरा सेंटर के पूरा अंदर में चार्ज है क्यू। इसका फ्लक्स क्या होगा? तो हमें पता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सेंटर पे है, मुझे बताओ ये जो चार्ज कितना क्यूब के अंदर शेयर हो रहा है? एक ही क्यूब के साथ तो शेयर हो रहा है। मैं यहाँ पर एक क्यूब लगा दूं, यहाँ पर एक क्यूब लगा दूं, और इसके साइड एक क्यूब लगा दूं, देखो कहां पर भी ये शेयर हो रहा है? नहीं, कहां पर भी ये शेयर नहीं हो रहा है। शेयर नहीं हो रहा है, क्यों? ये जो चार्ज है ये तो सेंटर पे है। तो ये टोटल चार्ज क्यू 1 क्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ क्यू एनक्लोज के जगह पर क्या डाल सकता हूँ? क्यू डाल सकता हूँ बाई एप्सिलॉन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं बोलूंगा यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ पर एक क्यूब है जिसका साइड ए है। ओके, मैं इस यहाँ पर एक चार्ज रखा क्यू। तो यहाँ पर जब एक चार्ज रखा, ये जो क्यू है कितना क्यूब के साथ एसोसिएट हो सकता? यहाँ पर एक क्यूब होगा, तो वहां से उसके साथ एसोसिएट होगा। इसके साइड पर एक क्यूब होगा जो कि इसके साथ एसोसिएट होगा। इसके ऊपर वाला एक क्यूब होगा, इसके साथ भी एसोसिएट होगा। तो ये जो चार्ज है 4 क्यूब के साथ एसोसिएट हुआ। इमेजिन करो, एक कॉम्पास बॉक्स है, मान लो एक कॉम्पास बॉक्स की इस साइड पर एक चार्ज है। तो एक जो साइड पर उसका जो चार्ज है उसको मैं कितना क्यूब के साथ शेयर बना सकता हूँ, शेयर करवा सकता हूँ? 4 ही क्यूब के साथ तो शेयर करवा सकता हूँ। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 क्यूब के साथ एक चार्ज शेयर हो रहा है, एक क्यूब के साथ क्यू बाई 4। तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखो। टू पिच बॉल carrying equal charges are suspended from a common point। ये है कॉमन पॉइंट उसका, ये है क्या, ये है कॉमन पॉइंट, ये है कॉमन पॉइंट। ओके, टू पिच बॉल, ये दोनों पिच बॉल। ओके, इक्वल चार्ज है, इसका मैंने चार्ज मान लिया क्यू, इसका भी चार्ज है क्यू। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, इसका जो लेंथ है एल, इसका भी लेंथ होगा एल। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ये जो दो चार्ज का इक्विलिब्रियम सेपरेशन है आर। इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब ये जो दोनों चार्ज है, ये आर डिस्टेंस में अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, मींस रेस्ट में है अप्लाई करके। नाउ द स्ट्रिंग आर स्लाइटली क्लेम्ड एट द हाफ द हाइट, ये जो हाइट y था, ये जो हाइट क्या था, y था। मैं दूसरा केस में क्या करवा लिया, इसका जो हाइट को y/2 करवा लिया। ओके, then the equilibrium separation between the ball now becomes, then इसका जो डिस्टेंस r था, इसका जो डिस्टेंस r डैश है, इसका जो डिस्टेंस r डैश है, ये r डैश क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर पहला केस, फर्स्ट केस में दो चार्ज है। ओके, इसका जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है आर है, ये जो स्ट्रिंग है दोनों का लेंथ सेम है, ये जो हाइट है वाई है। सेकंड केस में क्या है, ये जो हाइट, बाकी सारे सब सेम है, बस मैं हाइट को y/2 करवा दिया, हाइट को y/2 करवा दिया, तो इसका जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है आर डैश, इक्विलिब्रियम सेपरेशन है जो आर डैश, उसमें क्या चेंज होगा बोला गया है। तो मुझे ये तय करना है कि ये हाइट y एंड सेपरेशन r, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। मुझे ये फाइंड करना है कि क्या हाइट y एंड सेपरेशन r, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। चलो स्टार्ट करते। देखो, डायग्राम से ही आंसर है, डायग्राम को अच्छे से देखो। ये चार्ज क्या है, क्यू है। ओके, ये भी चार्ज क्या है, क्यू है। इक्वल चार्ज बोला गया है, तो मैंने इसको प्लस क्यू ले सकता हूँ, इसको भी प्लस क्यू ले सकता हूँ। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग बना हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग बना होगा तो क्या होगा, टेंशन होगा। ओके, एंड इस टेंशन का ये कुछ एंगल में है, ये कुछ एंगल में है, थीटा एंगल में मैंने मान लिया। तो ये टेंशन है, ये थीटा है, इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा कि नहीं, दो कंपोनेंट आ जाएगा। यहाँ पर हर वर्टिकल कंपोनेंट एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो ये जो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मान लो ये टी है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो टी साइन थीटा है, इसको क्या बैलेंस कर रहा है, ये चार्ज का जो वेट है, इसको बैलेंस कर रहा है, आगे नहीं। तो चार्ज का जो वेट क्या है, मान लो उस चार्ज का मास है m एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हो गया mg। ओके, ये जो t cos थीटा है,
इसको किसने बैलेंस कर रहा है? बताओ कौन सा फोर्स है जो इस डायरेक्शन एक्ट हो रहा है? कौन सा फोर्स है जो इस डायरेक्शन एक्ट हो रहा है? देखो यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, दोनों सेम चार्ज है, सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा कि नहीं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं ऐसे, टी कॉस थीटा इक्वल टू, पहले लिखो, टी साइन थीटा इक्वल टू, किसके साथ बैलेंस हो रहा है टी साइन थीटा? एम जी। टी कॉस थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? के, क्या होगा? क्यू स्क्वायर, इसका चार्ज क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कूलम फोर्स, है कि नहीं? तो ये इक्वेशन मुझे 1 मिला, ये इक्वेशन 2 मिला। ओके, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करो, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा? टी टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू एम जी बाय, एम जी बाय के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? एम जी आर स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है कि? अच्छे से देखो, टी टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एम जी बाई एम जी बाई के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो ये वहां पर जाकर हो गया टेन थीटा के क्यू स्क्वायर बाई आर। देखो अच्छे से लिख लेते, स्टेप बाय स्टेप लिखते, ओके। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाओ, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टेन थीटा दैट इक्वल टू एम जी। ओके, देन क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी बाई टेन थीटा, देन आर स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा इंटू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। नहीं, सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके, तो अब मुझे बताओ, मैं इसको मिटा दूंगा, लिख लो, नोट बना लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। देखो क्या आया मेरा? आर स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा इंटू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। तो के क्या है? के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि 9 × 10⁻⁹ है। क्यू क्या है? कूलम्ब है, किसी चार्ज का अमाउंट है। एम क्या है? मास ऑफ चार्ज है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 है। तो ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट ही तो है, हाँ कि नहीं? तो मैं इसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू सी, ये सारे को क्या मैंने ले लिया? कांस्टेंट सी इंटू टेन थीटा।
मुझे ये डायग्राम, मैंने मान लिया इसको ओ, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो मुझे ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा? ओ इन ओ ए बी ट्राइंगल, इन ए ओ बी ट्राइंगल टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। तो दिस लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी, दिस लेंथ ए बी बाय क्या हो जाएगा? ओ बी। तो ए बी क्या है? ए बी है वाई, ओ बी क्या है? देखो, ये जो पूरे का पूरे जो लेंथ है, ये जो पूरे का पूरा लेंथ है वो क्या है? ये जो पूरे का पूरा लेंथ है ये आर है। इसका हाफ लेंथ, इसका जो हाफ लेंथ को मैंने क्या लिख सकता हूँ? आर बाई टू लिख सकता हूँ कि नहीं? ये जो इसका हाफ, जो हाफ लेंथ, इसका क्या लिख सकता हूँ मैं? आर बाई टू। तो बी के बराबर क्या लिख सकता हूँ? आर बाई टू। तो टेन थीटा इक्वल टू टू वाई बाई आर हो गया। टेन थीटा इक्वल टू टू वाई बाई आर। ओके, तो डायग्राम का काम खत्म हुआ, उसको मैं ऊपर खींच रहा हूँ, उसको मैं ऊपर खींच रहा हूँ। अब देखो, अब क्या कैलकुलेशन होगा? तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू सी, सॉरी, क्या हो जाएगा? टू वाई बाई आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है? सी टेन थीटा। तो टेन थीटा के जगह पर वैल्यू डाल दो टू वाई बाई आर। आर स्क्वायर इक्वल टू सी टू वाई बाई आर। सी कांस्टेंट है, टू बी तो कांस्टेंट है, आगे नहीं, सी कांस्टेंट है, टू बी कांस्टेंट है। तुम बोलोगे सर वाई तो हाइट है, वो भी कांस्टेंट है। अरे भाई, हमें तो आर एंड वाई का रिलेशन बताना है, ताकि वाई जब हाफ हो जाएगा तब आर का क्या चेंज होगा तब हम फाइंड कर सकेंगे। तो वाई को भी कांस्टेंट ले जाएंगे तो कैसे होगा? यहाँ पर वाई कांस्टेंट भी नहीं है, क्यों? क्वेश्चन में बोला गया है कि वाई चेंज हो रहा है। तो ये जो c इंटू टू है, c कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको अनदर कांस्टेंट ले लूंगा d। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई डी वाई बाई आर। तो क्या हो जाएगा? आर क्यू इक्वल टू डी वाई। तो फिजिक्स में कांस्टेंट हो तो इक्वल होता है, कांस्टेंट को मैंने उठा लिया तो आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। क्या हो गया? आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन पे आते हैं। तो मुझे रिलेशन पता चल गया कि आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। आर क्या है? इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। वाई क्या है? इसका जो हाइट है। ओके, तो मैं ये इसके जरिए ये भी बोल सकता हूँ, आर क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आर डैश क्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई डैश। इसको मैं डिवाइड कर लूंगा, आर बाई आर डैश का होल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई बाई वाई डैश। क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट केस में जो हाइट था वो वाई था, सेकेंड केस में जो हाइट है वो वाई बाई टू है। तो वाई डैश के जगह पर वाई बाई टू डाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आर बाई आर डैश का होल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई। प्रोपोर्शनल क्यों होगा? इक्वल हो जाएगा, जब रेशियो आ जाएगा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, सॉरी। तो वाई वाई डैश इक्वल क्या हो जाएगा? वाई बाई टू। दैट मीन्स आर क्यू बाई आर डैश का क्यू दैट इक्वल टू
y/2 दैट इक्वल टू 2। ये गलत हुआ? गलत हुआ क्या सही है? बताओ सही है। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे आर डैश किसके बराबर होगा निकालना है। तो आर बाई आर डैश क्या हो जाएगा? आर बाई आर डैश मतलब इसका रूट क्यूब, आगे नहीं? तो आर डैश इक्वल टू आर बाई 2 रूट क्यूब। देखो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। देखा क्या हुआ? क्या किए डायग्राम से हमें बैलेंस करके आर के साथ वाई का रिलेशन पहले निकाला, उसके बाद दो कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर दो इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, तो हमारे आ गया आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पॉजिटिव आयंस, क्या है? टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। If the F is the force of repulsion between the ions, the number of electron missing from each ion will be। देखो दो चार्ज है प्लस क्यू, दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है d, एंड F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? k क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर के पर जगह पर वैल्यू डाल दिया है 4 पाई एप्सिलॉन, तो हम भी डाल देंगे। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है आयन के हिसाब से लॉस हो रहा है। आयन मतलब इलेक्ट्रॉन एक आयन हो सकता है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन होता है प्रोटॉन, नेगेटिव आयन होता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो चार्ज क्यू का कुछ आयन लॉस हो रहा है, कुछ आयन लॉस हो रहा है मतलब कुछ आयन मिसिंग हो। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ये तो आयन हो गया है नहीं? पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होता है ना, तो इस क्यू को मैं आयन बोल सकता हूं ना। तो इस आयन से कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। मुझे पता है मैं क्यू को Ne के बराबर लिख सकता हूँ। ये जो आयन है पॉजिटिव आयन है, इसको मैं Ne के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं? ये तो चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, Q इक्वल टू Ne। तो मैं Q के जगह पर Ne लिख सकता हूँ। तो E क्या है? E है नंबर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Q इक्वल टू Ne हो गया, तो ये भी Q इक्वल टू Ne ही हो जाएगा। तो Q के जगह पर Ne में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर E स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो मुझे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो मुझे क्या पूछा गया है? N पूछा गया है। तो N स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। तो N क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर का रूट ओवर का क्या? रूट ओवर बन जाएगा। ओके, देखो रूट ओवर हो गया। देखो ऑप्शन में है ना? नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं? देखो हाँ है। कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट।
The electric field at distance 3 by 2 r, electric field at distance 3 sorry electric field at distance 3r by 2 from the center of a charge conducting spherical cell of radius r is E. The electric field at a distance r by 2 from the center of sphere, देखो क्या है, स्पेरिकल सेल है। स्पेरिकल सेल मींस होलो, होलो स्फीयर। स्पेरिकल सेल मतलब क्या है, होलो स्फीयर है। ओके, तो इसका जो सेंटर है ये सेंटर है, रेडियस है क्या है, रेडियस है आर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 मतलब 1.5r। तो मैं यहाँ ऐसे यहाँ पर मान सकता हूँ 3/2r का मतलब क्या है, स्फीयर से आउटसाइड यहाँ पर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई। तो r/2 मतलब यहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो, एक स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। मैं ग्रेविटेशन में भी बताया था, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही सिमिलर है। तो फिर से बता दे रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर साइड, मैंने इसको मान लिया इसका जो डिस्टेंस है आर। ओके, इसका जो डिस्टेंस है क्या है, वो मैंने मान लिया आर। तो आर डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर आर कैप। ये क्या है, आउटर साइड पर, आउटर साइड पर। सरफेस पर क्या हो जाएगा, सरफेस पर के क्यू आर स्क्वायर आर कैप। ये आर क्या है, ये आर क्या है, रेडियस है। इनसाइड पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्पेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता है, चार्ज से आता है। एंड चार्ज जो है सरफेस के ऊपर लाए होता है, लाई ऑन, लाई ऑन सरफेस। इसका मतलब ये क्या है, ये जो चार्ज है सरफेस के ऊपर पड़ा रहता है। तो इनसाइड ऑफ द सरफेस जीरो है। तो इनसाइड ऑफ चार्ज क्या है, जीरो है। तो इनसाइड चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफील्ड भी जीरो हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin conducting ring of radius r is given a charge plus q। ये जो टोटल कंडक्टिंग क्या रिंग है, इसका जो टोटल चार्ज है प्लस क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ of the ring due to the charge on part AKB part of the ring is E। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है AKB पार्ट का, ये एक रिंग है। तो ये जो रिंग का इस पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज अनदर पार्ट ACDB, इसका क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग क्या है, रिंग का एट सेंटर इक्वल टू जीरो।
हाँ कि नहीं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर में किसी स्पेरिकल सेल का और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए के बी पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एस सी डीबी पार्ट, एस सी डीबी पार्ट, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना गया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वेश्चन में दिया है ई दिया है, तो ई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एस सी डीबी पार्ट दैट इक्वल टू 0। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एस सी डीबी पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस ई हो गया। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई। माइनस ई का मतलब सेम मैग्नीट्यूड, उसका क्या था, ई था, इसका क्या हो गया माइनस ई, तो इसका मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मुझे इस सेंटर पे बोथ पार्ट के लिए मुझे डायरेक्शन निकालना है। तो एक के बी पार्ट के लिए डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेंटर में ले जाऊंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या ले जाऊंगा, सेंटर में ले जाऊंगा। तो ये जो टोटल चार्ज है प्लस क्यू है, ये जो पार्ट का भी चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस के बराबर हो जाएगा कि नहीं, प्लस पार्ट का बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ये है क्यू नॉट, ये है पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या भागता रहेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसी तरह हो गया। ओके, तो इसका अदर पार्ट का डायरेक्शन देखते हैं। ये जो एस सी बी डी पार्ट है, ये जो एस सी डी बी पार्ट है, टोटल चार्ज है प्लस क्यू, तो ये जो पार्ट का जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा, आगे नहीं। यहाँ पर एक क्यू नॉट दिया है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन मुझे पता करना है, तो ये जो क्यू नॉट है ये भी इसके तरफ भागेगा कि नहीं। तो वैल्यू क्या आया, ई आया, डायरेक्शन क्या आया, डायरेक्शन टुवर्ड ओके, ओके की डायरेक्शन के अनुसार वो भागेगा। तो देखो ऑप्शन देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एलोंग ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric dipole moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree. तो क्या है, वो बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, कैसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ रही हो, इसका मतलब क्या है, फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, यहाँ पर एक डाइपोल था, यहाँ पर एक डाइपोल था, कैसे था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज लाइंग एलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस ऐसे था, एक डाइपोल था ऐसे था। ओके, इस डाइपोल का मोमेंट क्या है, डाइपोल का मोमेंट P है, एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है। ये है फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या करवा दिया गया कि इसको थोड़ा रोटेट करवा दिया गया। देखो मैं बताता हूं, सेकेंड केस में भी ये पैरेलल में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की है। ओके, सेकेंड केस में क्या करवा दिया गया कि ये जो डाइपोल को क्या करवा दिया गया, 90 डिग्री रोटेट करवा दिया गया। ये क्या है, फाइनल इनिशियल स्टेट। ओके,
ये क्या है? इनिशियल स्टेट, इनिशियल, ये है फाइनल। तो ये जो 90 डिग्री रोटेट किया गया उसका वर्क डन पूछा गया है। समझ में आया? ये जो 90 डिग्री रोटेट करवा दिया गया तो इसका वर्क डन पूछा गया है। तो वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन, अरे वर्क डन क्या है? चेंज इन पीई। हाँ कि नहीं? इसका मतलब चेंज इन पी का मतलब, इसका मतलब पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल, पी डॉट ई। ओके, पीई इनिशियल। ओके, हाँ कि नहीं? तो अब देखो क्या होने वाला है, अब देखो क्या होने वाला है। तो मुझे पीई फाइनल निकालना है, पी डॉट ई फाइनल, पी डॉट ई इनिशियल। तो पी डॉट ई फाइनल का मतलब क्या है? तो मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री है। पी डॉट ई का मतलब पीई कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री है, पीई कॉस 90। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, अरे अरे रुको 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 रुको, थांबा, मैं तो गलत बोल दिया भाई, मैं तो गलत बोल दिया भाई। अरे भाई वेट, अरे गलत तो होगा, इंसान की गलत नहीं होगा तो किसका गलत होगा? देखो, ये जो पीई है ये क्या है? टॉर्क है। पी डॉट ई नहीं है, टाउ इक्वल टू क्या है? पीई साइन थीटा है। तो इसको मैं पहले डॉट ही नहीं बोलना चाहिए था। ओके, इसको पहले में डॉट ही नहीं बोलना चाहिए था। देखो, चेंज इन वर्क डन इक्वल टू क्या है? चेंज इन टॉर्क। ओके, वर्क डन इक्वल टू क्या है? चेंज इन टॉर्क। तो डेल पीई, तो पी फाइनल माइनस पीई इनिशियल। पीई फाइनल क्या होगा? पीई साइन थीटा पी क्रॉस ई। ओके, पी क्रॉस ई साइन थीटा, दैट पी क्रॉस ई इसका मतलब पीई साइन थीटा। तो पीई साइन 90। ओके, तो पी साइन 90, 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, दैट इक्वल टू पीई। पीई इनिशियल क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा इनिशियल क्या होता है? पी एंड ई का एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो पीई साइन 0, साइन 0 मतलब 0। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, पीई माइनस 0। आंसर क्या हो जाएगा? पीई। ओके, बात खत्म। देखो अच्छे से देखो, वर्क डन, वर्क डन मतलब चेंज इन टॉर्क। वर्क डन मतलब क्या है? चेंज इन टॉर्क। टॉर्क क्या है? पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई मतलब पीई साइन थीटा। तो पहले जो था, डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे था? ऐसे सोए हुए। इसको 90 डिग्री कैसे किया गया? रोटेट किया गया, जो कि वर्टिकल पोजीशन में। तो इनिशियल था एंगल 0, फाइनल था एंगल 90। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन टॉर्क। तो हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक होलो सिलेंडर, a hollow cylinder has a charge q coulomb within it. If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B, तो
कर्व सरफेस बी का जो फ्लक्स है वो है 5. ओके, देन द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ए इन यूनिट ऑफ वोल्टमीटर विल बी. तो यहाँ पर जो फ्लक्स ए जो प्लेन की के साथ एसोसिएटेड है, जो फ्लक्स उसको मैंने मान लिया फ्लक्स ए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा वो क्वेश्चन में पूछा है. ओके, तो देखो टोटल चार्ज क्या है, क्यू है. टोटल फ्लक्स को मैंने मान लिया, ये जो टोटल फ्लक्स है, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, देखो अच्छे से देखो. फ्लक्स ए सरफेस का होगा, बी सरफेस का होगा, सी सरफेस का भी होगा. सिलेंडर में 3 सरफेस है. एंड हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू क्या है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स भी होगा. तो नेट फ्लक्स इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस ए प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस बी प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस सी, लिख सकता हूं, है कि नहीं. एंड नेट फ्लक्स के जगह पर मैं टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, तो मैं नेट फ्लक्स के जगह पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, हाँ कि नहीं. अब मुझे बताओ ये जो ए सी का जो सरफेस है, ए का जो सरफेस है ये बराबर है, तो मैं यहाँ पर फाई ए इक्वल टू फाई बी फाई सी लिख सकता हूँ. फ्लक्स ऑफ ए दैट इक्वल टू फ्लक्स ऑफ सी. क्यों, गॉसियन सरफेस है, दोनों का जो एरिया सेम है. ओके, एंड ये जो फ्लक्स बी का जो फ्लक्स है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, जो बी का फ्लक्स क्या है, फाई है. तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ, फाई ए प्लस फाई सी दैट इक्वल प्लस फाई दैट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो इसके बराबर ये लिख सकता हूँ, फाई ए प्लस फाई सी दैट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई. ओके, और मुझे पता है कि फाई ए इक्वल टू फाई सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू फाई ए दैट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई. ओके, आगे नहीं, तो फाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई बाई 2. हो गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 पॉइंट चार्जेस क्या दिया है, 3 पॉइंट चार्जेस दिया गया है, प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द पॉइंट 0 a 0 0 0 0 a 0 0. देखो पहले अच्छे से डायग्राम बनाओ, क्या है 3 पॉइंट चार्जेस. देखो 3 पॉइंट चार्जेस कैसे होता है, यहाँ पर एक चार्ज पॉइंट है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये जो पॉइंट है -t q 2q, ये क्या है, ओरिजिन पर है कि नहीं, 0 0 0, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन पर है, तो मैंने यहाँ पर एक मान लिया ओरिजिन. ओके, ये ओरिजिन ओ है, यहाँ का जो चार्ज है -2q है. ये जो प्लस क्यू है
एक्स एक्सिस जीरो है, जेड एक्सिस जीरो है, दैट मीन इसका वर्टिकल पोजीशन में होगा, ये है प्लस क्यू। ओके, और एक जो चार्ज है वाई जीरो है, जेड जीरो है, दैट मीन्स ये हॉरिजेंटल पोजीशन में होगा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू। इसका जो यहाँ का इस पर डिस्टेंस है ए है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो भी ए है। और क्या बोला है, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अरे भाई ये तो पॉइंट चार्ज दिया था, डाइपोल कैसे होगा, हमें इसको डाइपोल से कन्वर्ट करवाना है। आया बात समझ में? तो डाइपोल में कैसे कन्वर्ट करें, डाइपोल में कैसे कन्वर्ट करें, देखो, और कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम को देखो। यहाँ पर जो -2q है, यहाँ पर जो -2, डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल ऐसा एक चीज है जिसका ऑपोजिट चार्ज होगा, एंड इनका जो लेंथ होगा जो बहुत स्मॉल होगा, और क्या होना चाहिए, दोनों का ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो ये जो डायग्राम हो गया, देखो क्या हो गया, ये है Q, ये है -2Q, ये है Q। अब मुझे बोलो सर, तो डाइपोल का तो जो होता है ऑपोजिट चार्ज होता है, ऑपोजिट एंड इक्वल चार्ज होता है, यहाँ पर तो इक्वल चार्ज नहीं। अरे भाई यहाँ पर भी इक्वल चार्ज है, देखो हम कैसे निकालते हैं, इसको मैंने ऐसे खींच लिया, और थोड़ा सा डिस्टेंस पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता करवाना है, क्या पता करवाना है, देखो यहाँ पर चार्ज क्यू होगा तो यहाँ पर चार्ज -क्यू होगा, यहाँ पर चार्ज -क्यू होगा तो यहाँ पर चार्ज क्यू होगा। तो अब ये दो डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ ये दोनों अलग अलग डाइपोल है, जिस डाइपोल क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों का चार्ज जो है सेम है एंड अपोजिट है, इन दोनों का चार्ज सेम है बट अपोजिट है, तो हो गया, इसको मैं डाइपोल बोल सकता हूँ, हाँ कि नहीं? अरे भाई ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? ओके, तो इसका जो लेंथ मैंने दिया है ए माना है, इसका भी लेंथ मैंने माना है ए। ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, ईच चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज क्या है क्यू, लेंथ क्या है ए। तो ये जो डाइपोल का जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में आएगा, क्यों, डाइपोल का जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर, यहाँ इस पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका भी डायरेक्शन ऐसे। तो मुझे दो वेक्टर क्वांटिटी मिल गया, तो यहाँ पर गया P1, यहाँ पर गया P2, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, इसी डायरेक्शन में तो आएगा। तो क्या हो जाएगा, P का डायरेक्शन P इक्वल टू P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos 90 √ओवर। रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, P इक्वल टू P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 cos 90। अब देखो, तो P1 क्या होगा, P1 होगा इसका, मैंने मान लिया, इसका मैंने मान लिया P2, तो P1 इक्वल टू Q1 इंटू ए, Q1 क्या है, Q ही तो है, QA। P2 क्या है, Q2 इंटू ए, Q2 क्या है, Q ही तो है, तो QA। तो क्या हो गया इसका, P इक्वल टू
रूट ऑफर ऑफ क्यू ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू ए का होल स्क्वायर। कॉस 90 क्या है, जीरो है, तो इस टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 2q² ए स्क्वायर का रूट ओवर दैट इक्वल टू √2qa। मैग्नीट्यूड क्या हो गया डाइपोल मोमेंट का, √2qa। अब मुझे बताओ, इसका डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन को पता ना क्या जरूरत है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, दोनों का वैल्यू सेम है एंड ये दोनों 90 डिग्री में है, तो इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे ही तो हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन में है A0, इसका पोजीशन है 0A। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये वाला पॉइंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं। जेड तो तीनों में जीरो ही है ना, यहाँ पर जेड जीरो है, यहाँ पर जेड जीरो है, यहाँ पर भी जेड जीरो है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, √2qa कहाँ पर है, √2q है यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये तीनों बचा। तो √2qa √2qa एलोंग डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के साथ डायरेक्शन आया नहीं, वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन आया नहीं, और बचा क्या, ये देखो लाइन जॉइनिंग पॉइंट 0002, ये है 0002, x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए 0, ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन is acting radially outward and is given by E equal to AR. A charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given. तो हमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि भाई इसका चार्ज क्या है बता दे। क्या पूछा गया है, इसका चार्ज जो है हमें बता दे। तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ मींस फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू AR, हाँ कि नहीं, क्या दिया है, E इक्वल टू AR, R क्या है रेडियस से, और A क्या होगा हमें क्या पता, A क्या होगा, कुछ होगा A। तो एट रेडियस A इक्वल टू E क्या हो जाएगा, A, हाँ कि नहीं, एक रेडियस E इक्वल टू क्या हो जाएगा, A तो हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेंटेन रीजन इज अकॉर्डिंग acting radially outward is given by E equal to AR। A मींस कुछ है, R मींस रेडियस है। यहाँ पर दे चुका है इस स्फीयर का जो रेडियस है वो A है, तो मैं R के जगह पर क्या डाल दिया, A डाल दिया। ओके, कुछ गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। हाँ, अब बोलो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पुट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ए एस दैट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ ये एस क्या है, अरे भाई एस क्या है, एस तो ये जो स्पीयर का, एस ये जो स्पीयर का
सरफेस एरिया ही तो है। एंड स्पीयर का सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर जो रेडियस क्या दिया है, r=a, तो क्या हो जाएगा 4 पाई a स्क्वायर। तो एस के जगह पर मैं क्या डाल सकता हूँ, a × a 4 पाई a स्क्वायर दैट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, a 4 पाई a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट दैट इक्वल टू a³ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा आंसर। ओके, बात खत्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई खत्म हो गया, नहीं है ये क्वेश्चन है, ये तो रिपीट हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन। हाँ और लास्ट 2 क्वेश्चन है। ओके, a square surface of side L meter is in the plane of the paper. A uniform electric field E also in the plane of the paper is limited only to the lower half of the square surface. The electric flux in SI unit associated with the surface. देखो ये क्वेश्चन को देखकर जो भी बता देगा, देखना चाहेगा कि कितना पार्ट में चार्ज एनक्लोज्ड है। फ्लक्स क्या है भाई, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी देख लेगा वो बता देगा कि ये इतना पार्ट पर चार्ज एनक्लोज्ड हुआ है, इसलिए इसको मैं ले सकता हूँ 2/3 पार्ट ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन, ऐसे भी बोल सकता हूँ। बट ऐसे नहीं होगा, बट ऐसे नहीं होगा। उसको अच्छे से देखो, उसको अच्छे से देखो, क्वेश्चन क्या बताया है। ओके, हमें पता है ये जो क्वेश्चन में बताया है कि ये जो स्क्वायर सरफेस है इन द प्लेन ऑफ पेपर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो भी ऑल्सो प्लेन ऑफ द पेपर। ये दोनों सेम प्लेन में हैं, ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में है। एंड सेम प्लेन में कुछ हो तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कैसे, कैसे, देखो हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू E.A। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, A मीन्स क्या है, एरिया, एरिया वेक्टर। A मीन्स क्या है, एरियल वेक्टर। हमेशा याद रखना, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर A मीन्स एरिया नहीं, एरियल वेक्टर। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E A cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, अच्छे से देखो, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर। तो एरिया क्या है, एरियल वेक्टर क्या है, ये याद रखो। एरिया क्या है, एरियल वेक्टर क्या है। तो एरिया मींस एक प्लेन है, इस प्लेन का एक परपेंडिकुलर वो है एरियल वेक्टर। ओके, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो मैं वीडियो ऑन करके बता रहा हूं। देखो ये एक एरिया है, क्या है, ये एक एरिया है। इस एरिया का एरियल वेक्टर क्या है, इसका परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे एरिया हो जाएगा तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन। तो मींस इस एरिया का डायरेक्शन पूछा गया है। डायरेक्शन कहां पर है, इसका परपेंडिकुलर है, तो ये है उसका एरियल वेक्टर का डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में दिया गया है ये एक प्लेन है,
इस प्लेन में एक सरफेस है, इस प्लेन, ये एक प्लेन है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा। एंड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस प्लेन की डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एंड इसका जो एरियल वेक्टर का डायरेक्शन इस वेक्टर में। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, समझ में आ गया। तो इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90। कॉस 90 तो क्या हो गया, कॉस 90 इक्वल टू क्या, अरे बोलो, कॉस 90 जीरो, तो फाई इक्वल टू जीरो। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन। an electric dipole an electric dipole placed placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5, it experiences torque equal to 4 newton meter. The charge of the dipole if the dipole length is 2 meter. कुछ नहीं, डाटा दे चुका है, सिर्फ पुट कर लेना है। कुछ भी नहीं, डाटा दे चुका है, सिर्फ पुट कर लेना है। हमें पता है टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो पी के बराबर क्या है, डाइपोल मोमेंट दैट इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ। ओके, यहाँ पर जो चार्ज दिया पूछा गया है, चार्ज हमें पूछा गया है, टाउ दिया है 4, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, लेंथ दिया है 2 cm दैट मींस 2 इंटू 10 टू द पावर -2, थीटा दिया है 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो क्या हो गया, 4 इक्वल टू, रुको थोड़ा मेरा चार्ज खत्म हो जा रहा है, मैं चार्ज में बैठा लेता हूँ। ओके ओके, देखो Q इक्वल टू क्या दिया है 4, P क्या दिया है, P क्या दिया है, P क्या दिया है भाई, हाँ P तो हमें डिफाइन करना है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ इक्वल टू, रुको थोड़ा, टाउ इक्वल टू Q इंटू L ई साइन 30। ओके, तो टाउ इक्वल टू 4, Q तो हमें निकालना है, L इक्वल टू 2 cm दैट इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, साइन 30 इक्वल टू क्या, इंटू 1/2। तो 1/2 टू कैंसिल, इंटू Q, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो और सॉल्व कर लेते, और भी सॉल्व कर लेते। 4 इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 3 इंटू Q। तो Q इक्वल टू 4/2 इंटू 10 to the power 3 दैट इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power -3 कूलम। तो 2 इंटू 10 to the power -3 इसका मतलब क्या है, मिली कूलम, 2 मिली कूलम। मिली कूलम, 1 मिली कूलम इक्वल टू 10 to the power -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10 to the power -6 कूलम। ओके, तो यह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल 15 साल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, थैंक यू।